जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी हिंदी को ध्यान में रखते हुए हिंदी की प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं। और ऐसे में देखिए, इसके प्रीवियस के वीडियोज में हमने काफ़ी क्वेश्चन किया है और आज जो हमें क्वेश्चन करना है यहाँ से, ये टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद, किशोरीदास बाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें है किशोरीदास बाजपेयी जो हैं, ये हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने वाला है कि हिंदी का जो पाणिनि है, हिंदी के पाणिनि के रूप में हम किसे जानते हैं? तो हिंदी के पाणिनि के रूप में हम किशोरीदास बाजपेयी जो हैं, किशोरीदास बाजपेयी को हिंदी का पाणिनि के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण, जो हिंदी भाषा का सबसे पहला जो सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक थे। तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कामता प्रसाद गुरु। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी की देखरेख में किया गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण ज़्यादा हुई। यह हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं में सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा उपन्यास, भौमासुरवध, विनय पचासा ब्रजभाषा काव्य, पद्य पुष्पावली, सुदर्शन, पौराणिक नाटक तथा हिंदुस्तानी शिष्टाचार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्वेश्चन है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर जो है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी व प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद पर दो प्रमुख किताबें प्रेमचंद और प्रेमचंद का युग लिखा। प्रेमचंद के पत्रों को सहेजने का काम अमृत राय और मदन गोपाल ने किया। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ साथ प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भाग व प्रेमचंद विश्वकोश 2 भाग का संपादन किया। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार इनमें से कौन है? ठंडा लोहा, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार, धनबीर भारती, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें से ठंडा लोहा के रचनाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? ठंडा लोहा के रचनाकार के रूप में धनबीर भारती जी को जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धनबीर भारती। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया। 7 गीत वर्ष में भारती जी आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्धजन कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया गया है। कनुप्रिया में, जो कनुप्रिया है, इसमें राधा कृष्ण का रागबोध उद्घाटित होता है। इसमें अनेक उनके विरहजन्य भाव उद्दोलन को भारती जी ने रूपायित किया है। अंधा युग किसकी रचना है? यहाँ पे जो अंधा युग है, ये किसकी रचना है? तो अंधा युग धनबीर भारती जी की रचना है। अंधा युग के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं? अंधा युग के लेखक के रूप में इनमें से हम किसे जानते हैं? तो अंधा युग के लेखक के रूप में धनबीर भारती जी को जाना जाता है। कनुप्रिया के लेखक इनमें से कौन है? कनुप्रिया के लेखक इनमें से धनबीर भारती हैं। धनबीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? धनबीर भारती की काव्यकृति है कनुप्रिया। कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो यहाँ पे राधा के नवीन रूप। धनबीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में जो वर्णन है वो राधा के नवीन रूप का वर्णन है। सिद्ध साहित्य इनमें से किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन, धनबीर भारती है, जरी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र नाथ उपाध्याय। सिद्ध साहित्य इसमें से किसकी रचना है? तो सिद्ध साहित्य धनबीर भारती। सिद्ध साहित्य धनबीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था। बाद में यही पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में कौन सी रचना धनबीर भारती के नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सूर्य का स्वागत। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनबीर भारती की नहीं है?
ये है सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। शेष कृतियां धर्मवीर भारती की हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, हरी घास पर छरभर। इनमें से कौन सी रचना जो है ये धर्मवीर भारती की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो रचना धर्मवीर भारती की नहीं है इसमें वो है हरी घास पर छड़भर। हरी घास पर छड़भर ये अज्ञेय की रचना है। शेष रचना जैसे अंधा युग है, ठंडा लोहा है, कनुप्रिया, ये सभी धर्मवीर भारती जी का है। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? हरिऔध, विष्णु प्रभाकर, दिनकर, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। किसने? विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक इनमें से कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो धर्म है, नैतिकता और विज्ञान, ये 1969 के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यानी ये रचना ही है धर्म, नैतिकता और विज्ञान, 1969 के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य गद्य काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं जैसे मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, रेती को फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, उजली आग 1956, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली सरल 1958, बेडूबन 1958, वट पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965 एवं शुद्ध कविता की खोज 1966। रूपांवरा किसकी रचना है? रूपांवरा अज्ञेय, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। रूपांवरा, रूपांवरा इसमें से किसकी रचना है? तो ये है अज्ञेय की। रूपांवरा, रूपांवरा अज्ञेय का कविता संग्रह है। अज्ञेय के अन्य कविता संग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए अज्ञेय के ही हैं। शरणार्थी 1948 में, हरी घास पर छड़भर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957 में, अरि ओ करुण प्रभा में 1959, आंगन के प्यार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1969, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग पर छाया 1981 एवं ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। असाध्य वीणा अज्ञेय की लंबी कविता है। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अज्ञेय को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो कब मिला है? तो 1978 में। और किस रचना के लिए? तो कितनी नाव में कितनी बार जो है इस रचना के लिए जो है इन्हें ये प्राप्त हुआ है। हरी घास पर छड़भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? हरी घास पर छड़भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? तो अज्ञेय। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार के नाम? असाध्य वीणा जो है ये कविता, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो असाध्य वीणा के रचनाकार के रूप में हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को जानते हैं। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञेय की जो असाध्य वीणा है रचना, तो अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञेय की असाध्य वीणा जो है इसमें प्रलंब काव्य या लंबी कविता के तहत आता है। अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, पवनदूत, हुंकार, हरी घास पर छड़भर। तो इनमें से अज्ञेय की रचना कौन सी है? अज्ञेय की रचना है हरी घास पर छड़भर। सागर मुद्रा के लेखक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? सागर मुद्रा। तो इनमें से जो सागर मुद्रा है, सागर मुद्रा के लेखक के रूप में अज्ञेय को जाना जाता है। किस काव्य कृति पर, कौन सी ऐसी काव्य कृति है जिन पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसमें है कितनी नाव में कितनी बार। हमने अभी देखा 1978 में
अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कितनी नाव में कितनी बार इस रचना पर। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर छड़बर, सीढ़ियों पर धूप, अरियो करुड़, प्रभा में, आंगन के पार द्वार। तो इनमें से कौन सा जो काव्य संग्रह है जो कि अज्ञेय का नहीं है? तो इनमें से है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह जो है ये रघुवीर सहाय का है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। शेष काव्य संग्रह अज्ञेय के हैं। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक काव्य संग्रह है जो अज्ञेय का नहीं है? वो है धरती। धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन की है, शेष सभी अज्ञेय का काव्य संग्रह है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? इस कृति का नाम है लोहे की दीवार के दोनों ओर। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञेय, यशपाल, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पे देखिए ये जो लोहे की दीवार है इसके दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है, जिसकी मतलब कि ये जो रचना है लोहे की दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है जिसके लेखक हैं यशपाल। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु आत्विक की हैसियत से किया। इस वृत्तांत में वियना, मॉस्को और लंदन इन 3 महानगरों का जीवन चित्र देखने को मिलता है। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर जो यात्रा साहित्य यशपाल जी ने लिखा है और यशपाल जी ने जो इसके केंद्र विषय वस्तु के रूप में देखा है वो यूरोपीय पूंजीवादी देश तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति कैसी है और उसको जानने का एक जो इच्छा होता है, एक जिज्ञासु जो व्यक्ति होता है उस यात्री की हैसियत से उन्होंने लिखा, जहाँ पे उन्होंने विवरण भी दिया है वियना का, मॉस्को का और लंदन का। राह बीती यात्रा वृत्तांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। किसमें? राह बीती यात्रा वृत्तांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो हिंदी साहित्य में जो यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा शुरू हुई है उसका सूत्रपात करने वाले भारतेंदु जी हैं। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत है मेरी कैलाश यात्रा। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? तो पूंजीपति की जो शोषक वृत्ति है उसको उजागर करने वाले लेखकों में है यशपाल, क्योंकि उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। बकरी बिलाप, यहाँ पे देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है बकरी बिलाप। होली डफ की डरहना, रानी छद्म लीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्ण चरित, नए जमाने की मुकरी। अब यहाँ पे देखिए बकरी बिलाप के अलावा होली डफ की डरहना, रानी छद्म लीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्ण चरित, नए जमाने की मुकरी, ये जितनी भी रचनाओं का नाम ले रहे हैं ये सभी जो रचनाएं हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हैं। वंशी और मादल किसके गीत संग्रह हैं? वंशी और मादल जो है ये किसका गीत संग्रह है? वंशी और मादल, तो ये दोनों ही ठाकुर प्रसाद सिंह का है। वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। वंशी और मादल जो है ये गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महामानव प्रबंध काव्य। वंशी और मादल गीत संग्रह विशेष चर्चित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं महामानव 1946, कुब्जा सुंदरी 1963, हिंदी निबंध और निबंधकार 1952 एवं पुराने घर नए लोग 1960। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, नाटक, कविता। तो यहाँ पे है विधा का नाम नाटक जारी है। ये जो नाटक जारी है ये किस विधा के तहत आता है? तो ये जो है नाटक जारी है ये कविता विधा के तहत है। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, नाटक जारी है। नाटक जारी 1972 ये कविता विधा की रचना है। इसके रचनाकार लीलाधर जुगड़ी है। लीलाधर जुगड़ी के द्वारा नाटक जारी है लिखा गया था। और इनकी अन्य रचनाओं में है शंखमुखी शिखरों पर 1964, इस यात्रा में 1974, रात अभी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द 1981। जुगड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान तथा रघुवीर सहाय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बलदेव खटिक
किसकी कविता है? बलदेव खट्टिक की किसकी कविता है? धूमिल की, बलदेव वंशी की, लीलाधर जुगड़ी की। तो ये भी बलदेव खट्टिक भी लीलाधर जुगड़ी की है। लीलाधर जुगड़ी की, बलदेव खट्टिक एवं अंतर्देशीय कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। धूमिल की कविता 20 साल बाद देश की आज़ादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती है। इनकी दूसरी कविता मोचीराम है। तो धूमिल का एक तो 20 साल बाद है और 20 साल बाद के अलावा ये मोचीराम भी बहुचर्चित इनकी कृति है धूमिल की। बाकी लीलाधर जुगड़ी की, बलदेव खट्टिक एवं अंतर्देशीय कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में आया क्वेश्चन है कि प्रतिबद्ध जो कविता है, प्रतिबद्ध कविता के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? श्याम परमार, प्रभाकर मालवीय, अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव। तो यहाँ पे ये जो प्रतिबद्ध कविता है, इसके जनक के रूप में परमानंद श्रीवास्तव को जाना जाता है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में प्रतिबद्ध कविता के अलावा जनक परमानंद का कविता संग्रह है, जैसे उजली हंसी के छोर पर अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायाक वृत्तांत। कहानी संग्रह में देखें तो रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में आदि। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? बनारसीदास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, किशोरीदास वाजपेयी, रामवृक्ष वेनीपुरी। तो रचना का नाम है जिंदगी मुस्काई। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार के तौर पे जाने जाते हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे एवं बाजे पायलियाँ के घुघरू। तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है कन्हैयालाल, और प्रभाकर जी के बारे में एक तो निबंधकार है ही, और अन्य इनकी रचनाओं में नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना और ये सभी हैं। बाजी पहलिया के घुघरू तो वही चीज़ है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के साथ ही यहाँ पे एक नाम दिया है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, तो ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है। कन्हैयालाल ओझा भी दिया हुआ है, हालांकि ना ओझा है ना मुंशी हैं, और इनके जो रचनाकार बाजे पहलिया के घुघरू हैं उसके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक के द्वारा रचित रचना है। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने यानी श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी में भी लिखा, फारसी में भी, संस्कृत में भी। इन्होंने भारतोत्थान, भारत की प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी। तो दूसरी ओर जॉर्ज की वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का भी प्रदर्शन किया, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता जो प्रकृति चित्रण में ही देखने को मिलता है। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कलि कौतुक रूपक प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण। तो ये हैं कलि कौतुक रूपक के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक एक रूपक है जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण। यह उनका नाट्य साहित्य है, हटी हमीर, संगीत शाकुंतला, विज्ञान शाकुंतलम के आधार पर रचित गीत रूपक, भारत दुर्दशा रूपक कवि। अन्य अन्य इनके प्रमुख नाट्य साहित्य जुआरी खुआरी, प्रहसन तथा दूध का दूध और पानी का पानी इनकी अपूर्ण रचना है। रविंद्र कविता कानन, इसके लेखक निराला गुप्त प्रसाद हरिऔध कौन है? तो रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन के लेखक के रूप में निराला जी को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए रविंद्र कविता कानन, इसके लेखक है निराला। ये उनकी एक आलोचनात्मक कृति है, इसमें उन्होंने रविंद्र के काव्य सौंदर्य को पूर्णता परखा है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है, हृदय का मधुभार ये काव्य रचना है, ये है शुक्ल की। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई काव्य रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। उनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रज भाषा काव्य, मनोहर छटा इत्यादि। रस मीमांसा नामक आलोचना, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक इनमें से कौन है? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं तुलसी, जायसी की ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि। निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पे रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी।
साहित्य के प्रमुख सैद्धांतिक चिंतक आचार्य शुक्ल जी द्वारा सन 1939 में रश्मिमांसा लिखी गई और 1949 में प्रकाशित हुआ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो ये है रमेश चंद्र शाह। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। पद्मश्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा है। उपन्यास गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर आखिरी दिन, कहानी संग्रह जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर आदि। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो शुक्ल जी का जो है, एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, चिंतामणि और रसमीमांसा त्रिवेणी, ये सारी ही रचनाएं जो है शुक्ल जी के हैं। वोल्गा से गंगा ये किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ओल्गा से गंगा, ये श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से ये किसकी रचना है? ओल्गा से गंगा। तो ये जो ओल्गा से गंगा है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ओल्गा से गंगा के अलावा जैसे कन्हैया की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, जय योधेय, दिवोदोष, दिवोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु उपन्यास, ये सभी हैं वोल्गा से गंगा के अलावा। स्त्री विमर्श पर आधारित, यानी स्त्री विमर्श को केंद्र में रखकर जो रचनाएं रची जाती हैं, तो उसमें स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? ये हैं गीताश्री। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार सुप्रतिष्ठित पत्रकार गीताश्री हैं। ये पुस्तक किसी भी मामले में शोध पुस्तक से कम नहीं है। यद्यपि लेखिका ने इस पुस्तक को शोध तो नहीं मगर शोध जैसा ही कुछ माना है। हिंदी में वर्णित विषय पर यह पुस्तक देश विदेश में फैले देह व्यापार का एक विहंगम सर्वेक्षण है। औरत की बोली के माध्यम से लेखिका ने देश के भौगोलिक सीमाओं से परे जाल की तरह स्त्रियों को अपनी जन्म में लिए हुए देह व्यापार की ये व्यवस्था अलग अलग भावों को एक अत्यंत दुरूह, सुनिश्चित मगर निर्णायक सर्वेक्षण का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। तो वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका इनमें से कौन है? इनमें से है मैत्रेयी पुष्पा। वह सफलता की मुकाम था, लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु क्या है? तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी ने लिखा वो स्त्री विमर्श पर आधारित रचना है। समस्या जो है, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। स्त्री विमर्श इनमें प्रमुख है। डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय के शब्दों में आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनाई पड़ रही है। महादेवी वर्मा ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी थी। सन 1942 में प्रकाशित उनकी कृति श्रृंखला की कड़ियाँ सही में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की दशा, दिशा एवं संघर्षों पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जो हिंदी साहित्य के विमर्श पे बात की गई है उसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जिनकी अन्य रचनाओं को देखें तो विश्व साहित्य, विक्रय पन्ने, तुम्हारे लिए कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य और कथानक, हम मेरी अपनी कथा, मेरा देश, वे दिन, मेरे प्रिय निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत भी किया गया। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। इन्होंने 1920 से 1927 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन भी किया था। वही जो प्रश्न इससे पहले आया था, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, तो वापस से वही क्वेश्चन पीजीटी में आया कि हिंदी साहित्य जो विमर्श है इसके लेखक, तो इसके लेखक के रूप में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान शुक्ल का है और उन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया।
हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। तदंतर उनकी इतिहास संबंधी कुछ और भी रचनाएं प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का विकास करके, जो शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः सबसे पहले जब शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। इसके आरंभ में ही शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इसे स्पष्ट है कि शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया है। हिंदी साहित्य का जब वैज्ञानिक इतिहास की बात आती है, तो वैज्ञानिक इतिहास के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहासकार के रूप में हम डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त को देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, साहित्य संदेश में प्रकाशित लेख तथा हिंदी साहित्य समस्या और समाधान नामक पुस्तक में पर्याप्त तर्क और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वभावतः हिंदी साहित्य के तहत भक्ति साहित्य को ही आदिकालीन स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जो समीक्षा का क्षेत्र है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 में, 40 में, 30 में, 50 में। तो समीक्षा के क्षेत्र में द्विवेदी जी कब आते हैं? 1930 के आसपास। उनकी पहली जो प्रकाशित कृति होती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा में, वो है सूर्य साहित्य, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो कुल यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन किए और उम्मीद है कि ये सेशन जो भी टीजीटी, पीजीटी और अन्य भी जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उन सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही लाभप्रद रहने वाला सेशन है। और चैनल पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, आपको 13,000 क्वेश्चन की सीरीज करवाई गई है। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर लगा सकते हैं। और साथ ही साथ सरस्वती पांडे का जो हमने तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठात्मक जो श्रृंखला चलाया है, उसको भी आप सुनते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी जिस भी आप एग्ज़ाम में आने वाले आगामी एग्ज़ाम में बैठेंगे। और चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखें, है ना, और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए ये कड़ी यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।